देखो दोस्त, रिडक्शन प्रोसेस की जरूरत कहाँ पड़ती है? जरूरत हमें पड़ती है जब हम लोग मेटलर्जी में सबसे पहले किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए शुरुआत करते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में से जाके हम लोग कहीं से हीप्स लेके आते हैं, बहुत सारे पत्थर के टुकड़े लेके आते हैं, अदर अर्थ क्रस्ट में मिट्टी लेके आते हैं, उसमें हमारा पड़ा होता है ये मेटल अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पड़े होते हैं। जनरली कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया। इन सब को हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू, बाई कैल्सिनेशन के थ्रू, रोस्टिंग के थ्रू, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू, इन सब के थ्रू कुल मिला के अल्टीमेटली इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जनरली। तो जब मेटल का ऑक्साइड आ जाता है, फिर मेटल के ऑक्साइड में मेटल की कोई ऑक्सीडेशन नंबर होती होगी। भाई मेटल का ऑक्साइड होगा तो कुछ एमओ टाइप से होगा, हो सकता है M2O3 टाइप से होगा, या MO2 टाइप से होगा, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के इसमें मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को आपको इसके ग्राउंड स्टेट, नेटिव स्टेट में लेके जाना है, मेटल फॉर्म में, प्योर मेटालिक फॉर्म में। तभी मेटल हमको मिल पाएगा। तो इसका मतलब है हायर ऑक्सीडेशन नंबर से लोअर ऑक्सीडेशन नंबर करना चाहते हो मेटल का, तो आप उसको क्या करना चाहते हो? रिडक्शन करना चाहते हो। तो रिडक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे आप लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन Fe2O3 से करते हो, हेमेटाइट ओर के साथ। कॉपर का भी ठीक है, कॉपर पायराइड के साथ करते हो, अल्टीमेटली उसमें CuO बनता है। वैसे लेड का भी PbO होता है। तो कुल मिला के ये जो मेटल्स होते हैं अपने किस प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में होते हैं, और इनको हमें ग्राउंड स्टेट में इनके पेरेंट मेटल के फॉर्म में लेके जाना होता है। इन्हीं में बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। उनमें एक मेथड होता है कार्बन रिडक्शन मेथड, और जिसको हम लोग यूज करते हैं लिंगम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं उसको। तो उससे रिलेवेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ होगा, हम बता देते हैं। देखो पॉइंट्स, शीट हम डीपीएस में दे चुके हैं स्कूल में, वही डिस्कस करने जा रहे हैं। एक क्लास में दिया था हमने, सॉल्व नहीं करा पाए थे। पहला पॉइंट पढ़िए। तो देखो जो कुछ है आप पढ़िए, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। लिखा है ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। भाई डीपीएस वालों, ये ऐसे सोचो, स्कूल में दिया था, हम डिस्कशन कराते तो ऐसे ही तो पढ़ते। आप लोग के पास हार्ड कॉपी है, चाहे वो हार्ड कॉपी में पढ़ लो, चाहे यहीं पे स्क्रीन पे देखते रहो। यस सर, वो निकाल रखी है सर, उसमें पॉइंट्स ऐड करने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्त, हाँ रखे रहो भैया उसको। लिखा है ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। क्या कहना क्या चाहता है ये? दूसरा पॉइंट पढ़िए, अपने आप समझ जाएंगे। लिखा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है इक्विलिब्रियम पे। अब लिखा है कॉम्बिनेशन जब होता है, जैसे मेटल कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो मेटल अगर ऑक्सीडेशन से रिएक्शन करता है तो मेटल सॉलिड होता है और ऑक्सीजन होती है गैसियस। तो ऑक्सीजन गैसियस होती है, जब ये होगा कंबाइन कर जाएगा तो MO2, सपोज करो MO2 बन जाएगा, वो भी सॉलिड बन जाएगा। तो पहले ऑक्सीजन गैस की एंट्रोपी ज्यादा थी, क्योंकि गैसेस आर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर, जहां भी आप चाहते हो गैसेस पूरी फ्री होती है ना घूमने के लिए, तो उनकी यस रैंडमनेस सर। ज्यादा होती है। लेकिन दोस्त जब वो कंबाइन कर जाती हैं, कंबाइन करके वो तो सॉलिड के साथ या लिक्विड के साथ ट्रैप हो जाती हैं, तो हम लोग बोलते हैं, वही पहले लाइन में लिखा हुआ है कि जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। और बिकॉज डेल्टा एस इज नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं? अच्छा, डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। कोई बोले कैसे? अच्छा, कॉम्बिनेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पूरे अर्थ क्रस्ट में आप जानते हो जितने भी मेटल होते हैं, मान लो आयरन की बात कर लेते हो, तो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है ना। तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, इसका मतलब इसका फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, ये तो मानोगे ना भाई? अबे यस कॉम्बिनेशन। सर। हाँ, तो अगर कोई ऑक्साइड बन रहा है नेचर में, तो इसका मतलब नेचर के थ्रू उसका फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस माना गया है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो गया, और अभी आपने एक चीज और देखा कि कॉम्बिनेशन प्रोसेस में डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। तो जो आप लोगों ने ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाला फॉर्मूला लिखा है, इससे ये एच क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव जी। होना चाहिए। हाँ, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। और इसमें देखो, डेल्टा जी भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, और टी तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, 0 केल्विन से ऊपर ही रहेगा। कुल मिला के एक्सोथर्मिक हुआ जा रहा है। इसका मतलब है किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन, या किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो क्लबिंग होती है, वो एक्सोथर्मिक भी होती है। इन जनरल हम लोग बोलते हैं मेटल्स हैव टेंडेंसी, नॉर्मल टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की बात कर रहे हैं।
इन जनरल ऑल मेटल्स या जनरली जो हमें मेटल्स की जरूरत होती है जिनका एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में आपने पढ़ा हुआ है, इन जनरल जो मेटल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो टेंडेंसी अगर उनकी कंबाइन विद ऑक्सीजन है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और कॉम्बिनेशन प्रोसेस में डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है क्योंकि एंट्रोपी सीज करती है। और ये दोनों जब नेगेटिव हो गए तो इन दोनों के नेगेटिव होने की वजह से उस इक्वेशन में डेल्टा एच भी नेगेटिव आ जाएगा। तो पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि भैया जब कोई भी नॉर्मली मेटल्स, समझ में आ रहा है दोस्त ये? यस हेलो सर। हेलो। यस यस सर। सर। ठीक है दोस्त। तो इन जनरल आप लिख सकते हो वहीं पे, या लिखा होगा आपने कि इन जनरल जो मेटल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो उसका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी है। और जब वो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो कोई गैस अगर ऑक्सीजन मतलब है और वो कंबाइन हो रही है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव आएगा, एंट्रोपी। और जब दोनों नेगेटिव हो गए डेल्टा एच भी नेगेटिव है, वही लिख दिया उसने, डेल्टा एच नेगेटिव। देखिए अब ब्लू पेन से देखना जो बता रहे हैं, एम प्लस ओ टू से एमओ और डेल्टा एच नेगेटिव, देन डेल्टा जी विल बी लेस नेगेटिव फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर तो ये जो कॉम्बिनेशन है मेटल का ऑक्सीजन के साथ ये रेजिस्ट होगा, रिटार्ड होगा, रुकेगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो वो अपोज करती है ना इंक्रीज इन टेम्परेचर को। रादर यस इंक्रीज इन सर। टेम्परेचर, अगर अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर दोस्त फोर्सफुल कर दिया तुमने तो वो रिएक्शन एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ही डिक्रीज हो जाएगा। है दोस्त? बताओ भैया। यस सर। यस बहुत यस बढ़िया सर। दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त। तो वही लिखा हुआ है इसने। फिर बोला है आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर रिएक्शन विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई बोले सर अगर हम लोग ये जो मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है ये एक्सोथर्मिक है मान लेते हैं, अब तुम टेम्परेचर एलिवेट करते चले जाओ तो एलिवेशन इन टेम्परेचर जो होगा वो एक्चुअली में उस कॉम्बिनेशन को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। अगर तुम कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ाते ही चले गए तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, मतलब मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। ये कहना चाह रहा है अभी तक, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है ना, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी समझ में आ गया दोस्त आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस बहुत सर। अच्छे दोस्त, बहुत बढ़िया भैया। चलिए देखिए लिंगम वाला और आगे बता देते हैं आपको। सी वाला पॉइंट देखिए। अब सी वाला पॉइंट कुछ नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की हुई है। लिखा है व्हेन एक्टिविटी ऑफ ऑल रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज यूनिटी। सबकी एक्टिविटी 1 हो गई, इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर सबके होंगे, या मेटल्स का जो एक्टिव मासेस होते हैं उनकी यूनिटी हो गया। तो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात किया गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। और वही अभी रुक जाओ, ये ग्राफ दिया हुआ है एक स्टैंडर्ड कंडीशन में। और ग्राफ को रीड करना, डिकोड करना बहुत इजी होता है इसमें। ग्राफ देखिए, हम बाकी सारी चीजें बाद में बताएंगे। ग्राफ को रीड करना बताते हैं, फिर जो आपको हमने और भी थर्माइट वेल्डिंग वेल्डिंग वाली चीजें बोली हैं वो भी कराते हैं। देखो दोस्त, आपने देखा हुआ है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव। अब अगर कोई बोले सर हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं जिसमें एक का डेल्टा जी -100 है, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट -100 किलो जूल पर मोल है, और दूसरे वाले का डेल्टा जी नॉट सपोज करो हमारे पास -50 किलो जूल पर मोल है। तो दोस्त एक बात बताओ, है तो दोनों स्पॉन्टेनियस, कौन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी? सर पहली वाली, -100 इसका वाली ज्यादा सर। नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव है। देखो दोस्त बिल्कुल सही। देखो ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की बात नहीं। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब आपके पास 2 स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस गिवन है, सपोज करो एक का डेल्टा जी वन नॉट गिवन है -100, एक का डेल्टा जी टू नॉट गिवन है -50। तो भाई दोनों ही स्पॉन्टेनियस होंगी। अब इन दोनों में अगर कोई पूछे जिसके ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन है तो बोलोगे दूसरे दूसरे सॉरी फर्स्ट वाली रिएक्शन जिसका -100 है। अब सुनो दोस्त, एलिंगम डायग्राम में क्या होता है, एक हमें ग्राफ दिया जाता है। जब आप सपोज करो, मान लो कभी तुम मेटलर्जिकल साइंस से बीटेक करोगे किसी कॉलेज से, सपोज करो, और तुम चले गए कहीं पे, या मेटलर्जी वाले उसमें जाके आप ट्रेनिंग करने पहुंच गए, सपोज करो सेल गेल भेल या कहीं भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग होती है ना भाई, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ट्रेनिंग होती है। अगर तुम चले गए वहां पे करने के लिए समर इंटर्नशिप, तो वहां पे इंजीनियर्स को, इंजीनियर मतलब कुछ नहीं पता होता उसको, इंजीनियर खाली बैठे रहते हैं, वर्कर काम करते हैं।
तो वहाँ पे इंजीनियर ऐसे ही जो ट्रेनिंग वाले होते हैं उनसे मौज लेते हैं, लिंगम डायग्राम जानते हो, बताओ क्या होता है वहाँ पे, लिटरली ये पूछते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम ये पढ़ा हुआ है। और उन्हें ये थोड़ी कर एक्चुअली में भाई जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है उसमें सारा काम वर्कर करते हैं, कितनी स्टीम ऑन करनी है, कितनी कटर करना है, उसमें क्या करना है, वो सब वही करते हैं। लेकिन थेरेटिकली तो हम लोगों से पूछा जाता है जब हम लोग इंडस्ट्री विजिट करते हैं तो उसमें क्या है, ग्राफ होता है एक, और उस ग्राफ में बताया जाता है रिएक्शंस मेटल की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। सबसे नीचे देखो, एकदम बॉटम पे सबसे नीचे देखोगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू करीब लिखी है -1300, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -1300 लिखी हुई है। और वहां पे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, और वहीं पे कहीं पे शार्प एज भी दिख रही है। आप देखोगे जो शार्प एज भी दिख रही है, ग्राफ अरे थोड़ा सा और एक स्ट्रेट लाइन गया है, और स्ट्रेट लाइन के बाद एक शार्प एज के साथ यस सर। अदर नॉन यस डिफरेंशिएबल, हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, और वहां से फिर ये हल्का सा ऐसे स्लोप उसका चेंज हो गया है। वो बताते हैं स्लोप अभी क्यों चेंज हुआ है, हम ग्राफ के बारे में पहले बता दें आपको। तो ये कहना चाहता है, हमने दो ग्राफ पे हाईलाइट किया है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी का दो ग्राफ हमने दिखाया है। सपोज करो कोई बोले सर हमारे पास मान लो ये 500 केल्विन पे हम बात करना चाहते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करना चाहते हैं, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। तो हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों के डेल्टा जी कंपेयर करने का ट्राई किया। तो दोनों के डेल्टा जी कंपेयर करोगे तो हमें वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यही डेल्टा जी आएंगे दोनों के। एक का अप्रोक्सीमेटली -1200 आएगा, एक का अप्रोक्सीमेटली मान लो -1100 आएगा, है दोस्त, नहीं आएगा क्या? यस सर। ऐसे ही आ रहा है ये। हम ये बोलना चाहते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्शियम के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की स्पॉन्टेनिटी या टेंडेंसी ज्यादा होगी, या मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, आप बताओ। तो बताओ दोस्त। कैल्शियम की कैल्शियम ज्यादा कैल्शियम होगी। कैल्शियम की होगी दोस्त। एलिंगम डायग्राम हमें दिया होता है हमेशा, हम अपने मन से कभी नहीं बना सकते, एलिंगम डायग्राम कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, हमें पता होना चाहिए, वो आपको हमेशा दिया रहेगा। तो इस एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से कैल्शियम ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -1200 के आसपास है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी तो है, लेकिन रिलेटिवली इसके रिस्पेक्ट में कम है। तो इन दोनों ग्राफ से आप ये बोल सकते हो कि अगर हम बोलें कि हमें ये बताओ एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है, वो रिएक्शन हम लिख रहे हैं। देखिए, हम आपसे पूछें, सपोज करो कि MgO प्लस कैल्शियम, इससे रिएक्शन करके आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम बनाना प्रेफर करोगे, या हम यहीं से पूछें आपसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम बनाना प्रेफर करोगे एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है? लकीली हो सर सकता है दोनों ही कैल्शियम ऑक्साइड स्पॉन्टेनियस हो। बनने में ज्यादा फेवरेबल होगा। अच्छा यस। दोस्त, और कोई भैया बताओ, कोई ये लोग जैसे ये तो बता भाई रहे हैं और कुछ कैल्शियम बताओ। ऑक्साइड बनना ज्यादा फेवरेबल होगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनना ज्यादा फेवरेबल होगा ये बता रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि अगर इस 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैग्नीशियम ऑक्साइड रखा हुआ है और वहां पे कैल्शियम डाल दे रहे हो, तो वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के बनने में डेल्टा जी नेगेटिव की वैल्यू काफी लोअर साइड में है। तो ये वाली फेवरेबल होगी फर्स्ट वाली रिएक्शन, सेकेंड वाली नॉन फेवरेबल होगी। रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों में कौन ज्यादा होगी, तो ये वाली होगी और सेकंड वाली नहीं होगी। क्या आपको समझ में आ रहा है ग्राफ से एलिंगम डायग्राम क्या बता रहा है हमें, कि यस अमंग वेरियस सर। रिएक्शंस, यस यस सर। हाँ, अमंग वेरियस रिएक्शंस कौन सी ज्यादा फेवरेबल है? तो अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बोलोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसको कॉपी में लिख लो, और इस ग्राफ के बेसिस पे हमने बताया है। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट थर्माइट वेल्डिंग का। थर्माइट वेल्डिंग में हम आपसे रिएक्शंस लिख के अभी दे रहे हैं, आप इसको कॉपी करोगे, लिखोगे नहीं पे? हम यस नीचे चल के सर। बताते हैं। चलो भैया हम नीचे बता रहे हैं आपको, नीचे क्या जगह है यहीं पे। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखिए दोस्त, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है? रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग होती है, अरे यस जानते हो सर। थर्माइट सर वेल्डिंग? सर हाँ, थर्माइट वेल्डिंग एक्चुअली में क्या होता है, रेलवे ट्रैक जो रेल्स बनी होती हैं, वो रेल्स जो बनी होती हैं वो एक्चुअली में लोहे की बनी होती हैं।
और आपको पता है कि ये जो आयरन होता है उसकी रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग होके हो जाता है इसमें Fe2O3 डॉट XH2O, जानते हो कि नहीं जानते हो रस्टिंग? यस यस XH2O। यस सर। तो यस सर हाँ, तो जो रेलवे ट्रैक होता है दोस्त, हाँ दोस्त, रेलवे ट्रैक जो होता है भैया, वो एक्चुअली में टाइम के साथ, क्योंकि रेलवे ट्रैक हमेशा एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड रहता है, खुला रहता है वो, और पानी वानी बरसता रहता है, तो टाइम के साथ वहाँ पे रस्टिंग हो जाती है रेलवे ट्रैक की। ये लिखते रहना कहीं पे अपना, रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग जो होती है उसमें क्या होता है, आयरन ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड होने के साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी उसके साथ, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 जो भी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी उसके साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं रस्टिंग में। तो आपने देखा होगा आपके घर में भी बहुत सारे, आपके घर में जैसे घर के बाहर आपके चैनल लगे होगा, ग्रिल लगी होगी, या आपके घर पे फेंसिंग जो भी होगा, तो देखे होगे आप लोग, स्वेलिंग हो जाती है उसमें हल्की सी, वो खराब सा हो जाता है, उसको हाथ से भी दबाओगे ना टूट जाएगा वो आयरन, अगर आपने हल्का सा फील किया हो। घर में आपके कुछ Yes, लगा sir. होगा ना खिड़की Yes, विड़की, sir. यस सर। हाँ, यस तो उसको यस आपने, सर। हाँ, विंडो पे देखोगे जो आयरन की रॉड्स होती हैं, उस पर देखोगे ना हल्का सा स्वेलिंग सी हो जाती है, लगता है, और एक हल्की सी ना पतली सी उसके ऊपर पट्टी सी जम जाती है, वो एक्चुअली रस्टिंग की वजह से होता है। थर्माइट वेल्डिंग में क्या होता है, ऐसे तो जब हमारी ट्रेन जाएगी, तो ट्रेन जब ट्रेवल करेगी उस पे, तो अगर वो लोहा खराब हो गया, अगर वो आयरन वेस्ट हो चुका है, तो बर्बाद हो जाएगा, ट्रेन पलट जाएगी। तो उसकी रेगुलर आपने देखा होगा, उस पे वर्कर्स टहलते रहते हैं, वो लोग वेल्डिंग करते रहते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। जो मोस्ट चीप मेथड होता है वेल्डिंग का, वो सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि जो आयरन ऑक्सीडाइज हो चुका है Fe2O3, इस Fe2O3 सॉलिड में एल्यूमिनियम डालते हैं, और एल्यूमिनियम डाल के हाई टेम्परेचर पे इसको थोड़ा सा टेम्परेचर हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में, और फिर से आयरन हमको मिल जाता है। ये होती है थर्माइट वेल्डिंग एक्चुअल। Al2O3 सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम सॉलिड भी लेते हैं, थोड़ा हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। बेनिफिट क्या हुआ इससे, बेनिफिट बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। एक्चुअली में ये होता है कि जो आयरन ऑक्सीडाइज हो गया है, जब एल्यूमिनियम के साथ वेल्डिंग करते हो, तो आयरन फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएगा Fe सॉलिड के फॉर्म में। और मेरे दोस्त, जो Al2O3 है ना, ये भाई आयरन से बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, प्योर एल्यूमिना बोलते हैं इसको। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा 1900 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है करीब, मतलब सॉरी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 1800 या 1900 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉर्मली आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1000 के बिलो होता है। तो जो Al2O3 बना है, वो इवन आयरन से भी बहुत ज्यादा हार्ड है, और Fe तो हार्ड हो, Fe फिर से रेलवे ट्रैक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रस्टिंग हो चुकी होती है, रस्टिंग के बाद अगर आप लोग ये रिएक्शन कराते हो थर्माइट वेल्डिंग, तो उससे हमारे पास डबल बेनिफिट हो गया कि रेलवे ट्रैक फिर से वही वैसा बन गया, और जो वहाँ पे थोड़े लूप होल्स रह गए होंगे, थोड़ी सी चीजें रुक गई होंगी, उसके कुछ आयरन वेस्ट हो गया होगा, उसको वहाँ पे फिलिंग के लिए हमारे पास, वहाँ पे कैविटीज में फिलिंग के लिए, या वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फिलिंग के लिए हमारे पास Al2O3 अवेलेबल हो गया होगा। और Al2O3 को कोरंडम बोलते हैं, बहुत हार्ड होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। समझ में आ रहा है दोस्त? सर इवन क्या बोलते हैं L2O3 को? कोरंडम, ओके। कोरंडम, CORU, ऐसे कोरंडम बोला जाता है इसको। तो दोस्त, प्योर एल्यूमिना भी इसी को बोलते हैं ना, एल्यूमिना, जिसे प्योर एल्यूमिना बोलते यस हो। सर। कोरंडम जो होता है, इसमें ऑक्साइड की, जो अगर आप लोग को नहीं पता, तो ऑक्साइड की HCP पैकिंग की जाती है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और जो Al+3 होता है, इसको हम लोग 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखते हैं, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, OV। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 12 होते हैं, उसमें उसका 2/3 यस कितना सर। आएगा, 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड है, सॉरी 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा ये। अरे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं दोस्त, 6 होते हैं ना उसमें, तो 6 बाई, समझ में आ रहा है भैया? सर सर ऑक्टाहेड्रल, ये सर यस ऑक्टाहेड्रल ही सर। टेट्राहेड्रल होगा। 12 होते हैं। अरे टेट्राहेड्रल तो 12 होते हैं। हाँ, तो कोरंडम जो होता है, एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना जो होता है, उसका अगर सॉलिड स्टेट से पैकिंग देखोगे, तो प्योर एल्यूमिना या कोरंडम में ऑक्साइड की HCP पैकिंग करते हैं। HCP की वजह से उसमें 6 हो जाएंगे ऑक्साइड, और 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 हो जाएंगे एल्यूमिनियम। तो Al4 और O6, Al4O6 का मतलब Al2O3 एम्पेरिकली बनेगा। बताओ दोस्त। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। इवन इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही प्योर एल्यूमिना कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इजीली। इसलिए हम लोग प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप लोग जानते हो बॉक्साइट से हम लोग बनाते हैं ना एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, तो Yes, sir. प्योर एल्यूमिना कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इजीली बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और ये नॉन कंडक्टिंग होता है। तो टू इलेक्ट्रोलाइज प्योर एल्यूमिना हम लोग उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार ऐड करते हैं। द फंक्शन ऑफ एडिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना इज टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। कुछ सुने हो इसको कि नहीं सुने हो? कुछ ज्यादा बता दिया क्या? सर सुना नहीं है सर, ये। सुना सुना है सर। क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार वाला सुना है सर। बहुत बढ़िया दोस्त, अब सुनिए सुनिए, चलिए चलिए चलिए, इसमें हम बताते हैं आपको। क्रायोलाइट फ्लोरोस्पार वाला सुना है, पहले तो ये बताओ इसमें कुछ हमें रिपीट करना है कि रस्टिंग क्या होती है। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं दे गेट रस्टेड विद टाइम अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन और वाटर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो रेलवे ट्रैक्स गेट रस्टेड। तो उस रस्टिंग को हटाने के लिए हम लोग को एल्यूमिनियम के साथ उसकी ट्रीट करना पड़ता है। और एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करने पर डबल बेनिफिट होता है हमको, डबल बेनिफिट। पहली बात तो एल्यूमिनियम चीप होता है, एल्यूमिनियम इज चीपर देन आयरन। तो एल्यूमिनियम हमें चीप होता है, हम ले लेते हैं शुरू में उसको। तो उसके साथ जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इसकी थर्माइट वेल्डिंग जिसका नाम होता है, तो हमको आयरन की रेल्स फिर से आयरन जैसे मिल जाती हैं। ठीक है, उनमें कुछ कैविटीज, कुछ वेस्ट तो हो ही जाएगा। उस वेस्ट के फिलिंग के लिए, उस कैविटीज को फिल करने के लिए हमारे पास Al2O3 आ जाता है। और Al2O3 जो होता है ना दोस्त, वो आयरन से मच 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 बेटर होता है। तो हमारे पास डबल बेनिफिट हो गया, Al2O3 भी हो गया, Fe भी हो गया। और अच्छी चीज कोई, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर रेलवे ट्रैक्स को हम फिर Al2O3 से क्यों नहीं बना देते? तो दोस्त एक्चुअली में Al2O3 उतने लार्ज अमाउंट में मिलता नहीं है हमको भाई। जिस तरह अबंडेंस है आयरन की, उस तरह Al2O3 की अबंडेंस थोड़ी होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है। तो बार बार आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा के Al2O3 बनाओगे, ऐसा करने में जो एक्सपेंसेस होंगे वो कुछ ज्यादा आ जाएंगे। तो उस एक्सपेंसेस को अवॉइड करने के लिए हम रेलवे ट्रैक्स आयरन का बिछाते हैं और उसको हम लोग वेल्डिंग करते हैं सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ। समझ में आ रहा है दोस्त? इन केस कभी कोई डिटेल में पूछ ले आपसे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, अब कोई पूछे अच्छा इस रिएक्शन के होने का आपको कहाँ से पता लगा कि कैसे होगी ये रिएक्शन? तो हम बोलेंगे जरा, आप लोग ये हम पर्पल पेन से बना रहे हैं उसको देखो जरा। Al+O2 से Al2O3, ये एक रिएक्शन है जो ऐसे, जिसका डेल्टा जी माइनस जो भी है, ठीक है, ऐसे। और यहीं पे हम एक Fe+O से FeO बना रहे हैं। एक्चुअली में इसी Fe+O2 से FeO जो है ना, इसी के नियर बाय पोजीशंस पे ही Fe2O3 वाला भी ग्राफ होता है। ऑब्वियसली इसी के नियर बाय पोजीशन पे Fe2O3 वाला ग्राफ आएगा ना। अरे आयरन के साथ जब कंबाइन करके वो FeO बन रहा है, तो क्या आपको हल्का सा आइडिया सा लग रहा है कि यहीं पे Fe2O3 वाला भी ग्राफ होगा? Yes, sir. बताओ Yes. दोस्त। यस यस सर। सर। तो अब आप खुद बताओ, Fe2O3 वाले में, इसका मतलब Fe2O3 में एल्यूमिनियम अगर आप ऐड करोगे तो Al2O3 का फॉर्मेशन फेवर नहीं करोगे भैया? बताओ दोस्त, क्योंकि वो लोअर डेल्टा जी पे है ना। यस सर, ज्यादा Sir. Yes. हाँ, तो लोअर डेल्टा जी पे है, डेल्टा जी इसका इज मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि Fe2O3 में एल्यूमिनियम डालने पे ये रिएक्शन हो जाती है। और एक्चुअली में थर्माइट वेल्डिंग यही होता है, रेलवे ट्रैक्स के वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको एलिंगम डायग्राम वाले से हेल्प से मिलेगा, आपको वैल्यूज यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर है ये? Yes, sir. आगे Yes, बढ़े? sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, कोरंडम वाला हो गया। और वो साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें पता लग गई। अब कुछ अगर मिस हो गया हो तो बताओ, नहीं तो हम इसको हटाने जा रहे हैं, कुछ और सर पढ़ाएंगे ना ये अभी। टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होने चाहिए सर उसमें, नहीं फिर भैया, वरना 4 नहीं आएगा फिर। ओ गड़बड़ कर। देखो हमारी बात सुनो, एल्यूमिनियम को हमने बोला है Al+3 और ऑक्साइड है। जनरली जो अनायंस होते हैं उनको हमेशा हम लोग पैकिंग करते हैं। इसकी HCP पैकिंग करोगे तो HCP में कितने एटम्स होते हैं? 6 होंगे, 6 ऑक्साइड हो Yes, गए। sir. Yes, और sir. एल्यूमिनियम को हमने बोला है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो होते हैं 6। इसका 2/3 करोगे तो सर कितना हो 2 जाएगा ये? टाइम्स नहीं होते नंबर ऑफ एटम के, 2 times the आ, number of atoms.
टेट्राहेड्रल एक मिनट, अरे यार हाँ वो वो सही बोल रहा ऑक्टाहेड्रल होना हाँ चाहिए सर, वो वहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल octahedral रहते बराबर तभी होता है 4 आएगा। tetrahedral हूँ। अरे double होता गलती हो गई हमसे, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसको करेक्ट कर लो भैया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है यहाँ पे। अच्छा ये ओवी है, पहले सही लिखा था हमने, ओवी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो कंफ्यूज हम ही हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये, तो इससे करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ से कुल मिला के ये फॉर्मूला बनेगा Al4O6, और एम्पेरिकली इसी को करोगे तो 2Al2O3 बन सकता है। ये होता है कोरंडम का Al2O3 का जो स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, जिसको कोरंडम बोला जाता है या प्योर एल्यूमिना बोलते हैं। और बोलते हैं प्योर एल्यूमिना कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड easily because it has very high melting point और it is non conducting in nature। तो इसीलिए इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ऐड करते हैं। क्या होता है वो? CaF2 और Na3Al Na3AlF6 Na3AlF6 AlF6। इसमें क्रायोलाइट क्या होता है? CaF2 Na नहीं सर, नहीं सर, Na3AlF6 क्रायोलाइट होता है और Na3AlF6 CaF2 फ्लोरस्पार होता है। fluorspar और CF2 फ्लोरस्पार होता है ये। तो बोलते हैं प्योर एल्यूमिना कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इजीली बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी लो कंडक्टिविटी। तो प्योर एल्यूमिना में क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार ऐड करते हैं, जिससे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और मेल्टिंग पॉइंट इसका डिक्रीज होकर अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है, जो पहले हुआ करता था 1800 या 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है दोस्त? ये कुछ समझ में आया लिंगम वाला? क्या यस भैया? सर। yes sir चलो Yes, दोस्त, sir. चलो। तो इस रिएक्शंस में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि किसी मेटल को हम लोग ये क्या करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करके क्या होगा। अच्छा, इसी रिएक्शन में देखो जरा, दो ग्राफ में शार्प एजेस दिख रही हैं। सबसे नीचे वाले दो ग्राफ देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले एक एल्यूमिनियम और सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड में शार्प एज दिख रही है, और कैल्शियम ऑक्साइड में भी शार्प एज दिख रही है। इस शार्प एज का मतलब ये होता है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन गया, अब अगर आप इसको हीट करते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो ना कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी या रैंडमनेस किसकी होती है? लिक्विड की होती है। तो लार्ज एंट्रोपी चेंज या लार्ज डेल्टा जी का चेंज जो आ रहा है गिब्स एनर्जी का, ये जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बोल सकते हो इनको। ये जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, ये सिर्फ इंडिकेट ये कर रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड को हीट करते करते वो लिक्विड स्टेट में चला गया, मेल्ट कर गया वो। समझ में आ रहा है दोस्त? ये शार्प एजेस का सिर्फ इतना सा मतलब है। हेलो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो सुनो, कोई बोले कि सर हम किसी मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हीट करो मेटल ऑक्साइड को हीट करोगे तो क्या होगा? हीट करोगे कुछ नहीं होगा, साले लिक्विड बन जाएगा वो। कोई बोले और हीट करें तो क्या होगा? वेपर बन जाएगा फिर। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो? यस सर। Yes. अच्छा ठीक है। बस ये दो मेटल ऑक्साइड के साथ वैलिड नहीं है। हमने आपको ये पढ़ाया होगा टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी के टाइम, या आसपास कहीं बताया होगा कि दुनिया में दो मेटल ऑक्साइड होते हैं, एक होता है HgO और एक होता है Ag2O। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनको सिंपल हीटिंग पे, जैसे अभी हमने क्या बोला, कोई भी मेटल ऑक्साइड हीट करोगे अगर, तो वो मेटल ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, अगर हीट करोगे तो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, और हीट करोगे तो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। एक्सेप्ट ये दीज टू मेटल ऑक्साइड। इन मेटल ऑक्साइड्स को जब हीट करते हैं तो अपने नेटिव मेटल में ये मेटल कन्वर्ट ही हो मिल जाते हैं, जाता है। और नेटिव मेटल में मिलने के बाद इनके साथ ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। सिर्फ ये दो मेटल ऑक्साइड होते हैं, इन दोनों को एक्सेप्शनल कहा जाता है। मतलब ये क्या होता है, हीट अगर आप दोगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ये बोलेंगे हम कंबाइन ही नहीं करेंगे, जाओ। हम लोग सिल्वर पहनते हैं, सब लोग सिल्वर पहनते हो या पहनोगे आगे। तो सिल्वर जब हम लोग पहनते हैं तो उसमें देखो एयर के साथ पहने पहने क्या होता है, वो ब्लैक हो जाता है। घर में सब लोग आप जानते होंगे, क्योंकि एयर उसमें ऑक्सीडाइज हो जाती है। एयर जब पहुंचती है, उसके जो सिल्वरी शाइनी सरफेस होता है सिल्वर का, उसको वो टार्निश कर देती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर्ड Ag2O, टाइम के साथ सिल्वर काला पड़ जाता है इसलिए। लेकिन उसको आपने घर में देखा होगा, हल्का सा रिंस करते हैं, या आप ज्वेलर्स के पास जाओगे, थोड़ा सा गर्म करता है वो, फिर से वही शाइनी सिल्वर की सरफेस अपीयर हो जाती है। तो गर्म करने का मतलब है कि जब सिल्वर ब्लैक हो जाता है ना, तो एक्चुअली में एयर से ऑक्सीडाइज होकर Ag2O बन चुका होता है। और Ag2O को सिंपल सा हीटिंग ही करोगे ना, फिर से सिल्वर मिल जाएगा तुमको और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। और इसी को इन दो ग्राफ के फॉर्म में सबसे ऊपर
सबसे ऊपर दो ग्राफ के फॉर्म में दिखाया गया, देखो Ag प्लस O2 से बना है Ag2O और Hg प्लस O2 से बना है आपका HgO ऐसे करके। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनका डेल्टा जी देखो 0 के आसपास है कि नहीं है 0 के आसपास? यस नहीं दिख रहा सर। है क्या तुम लोग को? यस सर। इसका मतलब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो Hg प्लस O2 से HgO बनने का डेल्टा जी है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फेवरेबल ही नहीं है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर आपने HgO ले लिया ना, फिर से साला वापस Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे जो सिल्वर ऑक्साइड है, पहली बात हाई टेम्परेचर पे इसका भी डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे सिल्वर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा ही नहीं। अगर कंबाइन करके बैठा भी होगा पहले से, तो थोड़े से भी हाई टेम्परेचर पे फिर से पीछे सिल्वर और ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली टू मेटल्स के साथ ये चीज वैलिड है। ग्राफ डिकोड कर पा रहे हो दोस्त? हेलो। यस सर। जी सर। यस तो सर। हाँ, तो आप उसको अपने कॉपी में कहीं पे जहाँ पे भी लिख रहे हो मेंशन कर सकते हो कि नॉर्मली जो मेटल ऑक्साइड्स रादर जो मेटल्स होते हैं, उनको जब हम लोग हीट करते हैं, नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं उनको जब हीट करते हैं हम लोग, तो वो क्या करते हैं दोस्त? वो आप लोगों को पता होगा, उनको हीट करने के बाद क्या होगा भाई? कि वो मेल्ट कर जाएंगे। मेल्ट करने के बाद फर्दर हीट करोगे तो वेपराइज कर जाएंगे। लेकिन ये दो मेटल सिल्वर और मर्क्यूरी ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? इनको हीट करने पे यस इनके सर। नेटिव Yes. मेटल्स मिल जाते हैं। तो थर्माइट वेल्डिंग वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कुछ और रिएक्शन समझ में आ गई। अब इस ग्राफ को देख के आपको ये समझ में आ गया कि जो रिएक्शंस है वो कैसे होनी है, कैसे होनी है। अगर हम आपसे यही पूछ लें कि भाई हमारे पास TiO2 लिखा है, सपोज करो TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, और इसमें कैल्शियम डाल दें, तो बताओ रिएक्शन होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आगे जाएगी ये? होगी Yes, तो क्या sir. यस होगी? सर जाएगी। यस यस सर। सर जाएगी। बिल्कुल जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और टाइटेनियम मेटल हमें मिल सकता है। आप चाहो तो बैलेंस करके, अगर ये रिएक्शन लिखी हुई है तो बोलोगे हाँ ये बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख लो ना, टाइटेनियम वाला एक ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, और टाइटेनियम के साथ सबसे नीचे बॉटम पे देखो कौन सा ग्राफ दिया है? कैल्शियम वाला। तो टाइटेनियम ऑक्साइड में कैल्शियम डालोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी उसका ज्यादा नेगेटिव है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मान लो वो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये चीज पॉसिबल है। तो ये की चीज कहाँ से आपको पता लगी? ऐसी अगर हम रिएक्शन आपको लिख देते तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते, हमें क्या पता होगी कि नहीं होगी। अगर हम ऐसी रिएक्शन लिख दे तो में से काफी लोग बोलोगे हमको कैसे पता लगेगा सर रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो वो सिर्फ कैसे पता लग रहा है आपको? एक चीज समझ में आ रही है कि एलिंगम डायग्राम दिया तभी तो समझ पा रहे हो दोस्त? क्या यस भैया? सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। अब चलिए हम और आगे बताते हैं। इम्पोर्टेंट, ये तो ग्राफ के बारे में डिकोड करना सीख गए। अब इम्पोर्टेंट फीचर्स पे आते हैं। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम पे इम्पोर्टेंट फीचर्स देखिए दोस्त, इसको हटा दे रहे हैं HgO वाला। आपने देख लिया HgO वाला, तो हम इसको हटा के नीचे आते हैं। क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार, ये सब याद रखना। उसकी मेटलर्जी में वे क्या नाम है जिसकी भी मेटलर्जी है? Aluminium. एल्यूमिनियम की एल्युमिनियम की। मेटलर्जी। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे बताते हैं आपको। फीचर्स एलिंगम डायग्राम के वही लिखा है। डी पार्ट देखिए, डी, अ टिपिकल एलिंगम डायग्राम फॉलो स्ट्रेट लाइन अनलेस देयर इज लार्ज एंट्रोपी चेंज ड्यू टू मेल्टिंग और वेपराइजेशन। समझ में आया वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट जो बोल रहे थे हम, कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स? अरे Yes. यस सर। शार्प। यस सर। तो इसका मतलब है लार्ज एंट्रोपी चेंज हो रहा था, मेल्टिंग। कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड को हीट करोगे तो हीट करने पे टूटता नहीं है, वो मेल्ट हो जाएगा, और हीट करोगे वेपराइज हो जाएगा। बस दो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो टूट जाते हैं, वो HgO और Ag2O। दूसरा वाला है all the plots slope upwards because delta G naught become more positive when temperature increases, as I told you in very first line। इस पूरे पेपर में हमने आपको बताया था कि मेटल जनरली ऑक्सीजन से कंबाइन करने की टेंडेंसी होती है। तो भैया आपको पता है कि लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी, जैसे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके देखा था। ठीक है दोस्त? फिर दूसरा वाला यस देखिए। सर। हाँ दोस्त, थर्ड वाला देखो भाई, लिखा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0। सर्टेन टेम्परेचर पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 है एंड अबव दिस टेम्परेचर इट इज पॉजिटिव। दस मेटल ऑक्साइड है ना, या सल्फाइड या हैलाइड जो भी होंगे, फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस बिलो दिस टेम्परेचर। theoretically all oxides are thermally unstable provided
does this temperature can be attained, मतलब Ag2O और उसके HgO के लिए बोल रहा है वो, अपना दिमाग मत लगाओ उसमें। फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, फोर्थ वाला पॉइंट, a metal can reduce the oxide of metal present above in the diagram due to more negative free energy. That means, for example, aluminum can reduce chromium but nor magnesium or calcium. अब सुनो, इस लाइन को हम थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं, अपनी कॉपी में लिख लेना भैया। इस लाइन को तुम बोलोगे क्या है ये, हम पहले ये पूछेंगे, क्या तुम ये बताओ कि Fe2O3 अभी बताया था वेल्डिंग वाला, थर्माइट वेल्डिंग, इसकी एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं, थोड़ा सा हीट हमें शुरुआत में देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कुछ ज्यादा, जितनी हीट दोगे उससे ज्यादा निकलेगी, ये कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में प्लस Fe में। कोई बोले ये होगी कि नहीं होगी, तुम बोलोगे बिल्कुल होगी। अगर यहीं पे कोई ऐसे लिख दे कि सर हमको लग रहा है Al2O3 प्लस Fe और कन्वर्ट कर दो Fe2O3 और एल्यूमिनियम, ये होगी क्या? पहली होगी या दूसरी होगी? नो सर, दूसरी वाली नहीं नहीं होगी। होगी। सर पहली वाली होगी। पहली वाली हाँ, होगी। पहली वाली होगी। सेकंड वाला भी है, और भी बोलते हैं इसमें, और चीज सुनो दोस्त, क्या बोलते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा लिंगम में। अगली चीज ये होती है, ये थर्माइट वेल्डिंग में ही, थर्माइट वेल्डिंग को कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है कि भाई हम लोग ये Cr2O3 ले लेते हैं, Cr2O3 मेटल और एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 में और क्रोमियम में, ये भी थर्माइट वेल्डिंग जैसा ही है। और दूसरा अगर लिखा हो Al2O3, सपोज करो Al2O3 प्लस क्रोमियम और इससे बनाना है Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो इसमें भी आप देखोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, जैसे इसमें फर्स्ट हो रही है, इसमें भी फर्स्ट होगी, ये फर्स्ट दूसरी वाली नहीं होगी। होगी भाई। जैसे Fe2O3 था वैसे Cr2O3 है। तो थर्माइट वेल्डिंग में जो हमने टिक से रिएक्शन करी हुई है, दोनों ही रिएक्शन थर्माइट वेल्डिंग के नाम पे लिखी जाती हैं, कभी कभी वो भी, कभी कभी ये भी। लेकिन रेलवे ट्रैक्स की जो वेल्डिंग होती है, जो हमने अभी बताया था, रेल जो होती है, जिन पर रेल चलती है, रेल की पटरी जिन्हें बोलते हो, उसमें रिएक्शन फर्स्ट वाली ही यूज होती है, क्योंकि एक्चुअली में वो आयरन की रेल्स होती हैं। आयरन की क्यों होती है? क्योंकि मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है, हार्ड होता है। एल्यूमिनियम की रेल्स नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एल्यूमिनियम पे तो आदमी चलेगा तो टूट जाएगी वो, मतलब मिक्स करके जब तक उसमें कई मेटल ना बनाओ तब तक वो, तो Al2O3 खैर बन जाता है, ये हो गया। कुल मिला के कहना ये है कि एक मेटल कैन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल प्लेस्ड अबव इन द डायग्राम। तो वही ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, जैसे ये कैल्शियम वाला लिखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम करके, समझ में आ रहा है दोस्त? Yes. यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। तो ये फर्स्ट पेज आपको थ्योरेटिकल पॉइंट पूरा लिंगम का समझ में आ गया। कुछ डाउट हो तो बताना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बस एक पेज और कर लो बस, फिर उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन कराएंगे। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी होते हैं। देखिए दोस्त, एकदम ऊपर देखिए लिखा है रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ कार्बन। एक्चुअली में जरूरत हमें इसी की थी, आयरन की मेटलर्जी में जरूरत इसी की थी, रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ कार्बन। लिखा देयर मे बी थ्री टाइप ऑफ रिएक्शंस, देयर मे बी थ्री टाइप ऑफ रिएक्शंस कार्बन की। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 भी बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO भी बना सकता है, और कार्बन मतलब CO प्लस O2 O2 भी बना सकता है। तो अगर हम आपसे पूछे बताओ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आप तुम समझदार हो चुके हो, डायरेक्टली ना बोल देना CO CO2, बोलो हमें टेम्परेचर बताओ, तब हम बताएंगे। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 भी बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO भी बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर यूज्ड, उससे हमें पता लगेगा कि कौन ज्यादा फेवरेबल है। तो बचपना नहीं करना, नहीं CO CO2 हम जो सुने हैं, सुने कुछ नहीं हो, लिंगम डायग्राम जो बताएगा वो करोगे। कैसे करोगे? लिंगम डायग्राम वाला, ये नीचे एक ग्राफ दिया है, अभी हम उसको एलेबोरेट कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है भैया? हेलो, यस सर। हाँ देखिए 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 देखिए, नीचे ग्राफ देखिए जरा, नीचे वाला ये भी डायग्राम तुमको दिया है, तुम ये मत सोचो हमें कौन देगा, कार्बन वाला भी हम अलग से बना देंगे। एक लाइन जो ब्लू पेन से हम बना रहे हैं उसको देखो, ब्लू से, ये ब्लू वाली लाइन है C+O2 से CO2, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट। तो इस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल को समझाने के लिए हमने एक ब्लू पेन से हाईलाइट कर दे रहे हैं, लिखा है फॉर रिएक्शन 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। गैसेस के वॉल्यूम की बात करते हैं, 1 मोल O2 गैस कंज्यूम होगा तो 1 मोल CO2 गैस बनेगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा एस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो अलिंगम का प्लॉट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होगा, जो ब्लू लाइन से हमने बनाया है प्लॉट हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब जब डेल्टा एस में चेंज हो नहीं रहा है तो ऑलमोस्ट
CO2 और जितने मोल्स O2 के कंबाइन करेंगे कार्बन के साथ O2 गैसियस के, उतने ही मोल फिर से CO2 के बन जाएंगे। अबे कोई बोले यस ऑक्सीजन, सर। कोई बोले सर ऑक्सीजन का 1 मोल ट्रैप हो गया कार्बन के साथ तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, तो साइमल्टेनियसली बोलोगे 1 मोल CO2 अपीयर भी तो हो गया, तो जितनी एंट्रोपी डिक्रीज हुई थी फिर उतनी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो ऑलमोस्ट इसमें डेल्टा जी की वैल्यू टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगी और एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी जो ऐसे कांस्टेंट आएगी दोस्त। हेलो, ये समझ यस में आ रहा है सर। क्या? Yes, sir. ठीक है, ये फैक्ट है, फैक्ट है। इस फैक्ट के बाद आज के बाद आप याद कर लोगे क्या करना है। प्लॉट 2 को देखिए, प्लॉट 2 जो हम बोल रहे हैं लिखा है फॉर प्लॉट 2। क्या है 2? 2 है ये C+O2 से CO बनने वाला। C+O2 से CO बनने में देखो कि भैया ऑक्सीजन का 1 मोल, ऑक्सीजन गैस है ना, इसका ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, CO का कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। इसका मतलब क्या एंट्रोपी बढ़ रही है? यस सर। तो हम लोग नॉर्मली अब ये बोलते थे कि जब कॉम्बिनेशन होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। यहाँ जो कॉम्बिनेशन है कार्बन नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ, उसमें तो एंट्रोपी बढ़ रही है। उस ग्राफ को उसने इस रेड पेन से दिखाया है, देखो ये समझ में आ रहा है भैया ये वाला ग्राफ हल्का सा, कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये रिएक्शन फेवरेबल होती जाएगी, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की एंट्रोपी मतलब एक तरह से ज्यादा रैंडमनेस होती चली जा रही है। 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होकर 2 मोल CO बन रहा है। तो लिखा है फॉर प्लॉट 2, प्लॉट इज डाउनवर्ड एंड अनलाइक अदर रिएक्शंस, है ना, इन दिस रिएक्शन डेल्टा G नॉट वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। हमने आपको वेरी फर्स्ट लाइन इस पेज में पढ़ाया था, पेज नंबर 1 पे, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि एंट्रोपी एक्चुअली से उसका फिर से बढ़ने लगती है। यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ रही है। समझ में आ रहा है दोस्त? ये तो रिएक्शन यस फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर। जाएगी ना। Yes, sir. इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई बोले बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, कोई बोले हमारे पास 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर और कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, बताओ क्या बनाएगा? तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO बनाना प्रेफर करेगा, ना कि CO2। समझ रहे हो बे? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी बताएंगे कौन सा ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। तो ये 2 ग्राफ आपको समझ में आ गया, तीसरा ग्राफ भी देख लो कर। लिखा है इट इज ड्यू टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा CO CO2 ऐसे करके, और तीसरा ग्राफ एक और दिया है CO+O2 से CO2, ग्रीन पेन से बना दे रहे हैं। अब इन तीनों ग्राफ का अभी हम एक साथ क्लब करके इनका एक अलग से बनाएंगे। अभी इन तीनों को पहले हाईलाइट कर लेना चाहिए आपको, जो हमने हार्ड कॉपी आपके जब आपके वहां पढ़ाने आए थे तो हमने दिया था। इन तीनों का जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट जो ये तीनों को कट करने वाला, वो करीब होता है 718 डिग्री सेंटीग्रेड, 718 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये। 718 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा कहीं, यही है ना? कुछ गलत? हाँ, 710 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी 710 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये वाला, इन तीनों पॉइंट पे। इसका मतलब है कि अगर 710 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर है और कार्बन को तुम बोल रहे हो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करो, तो क्या बनेगा अगर आप लोग टेम्परेचर ग्रेटर देन 710 कर रहे हो तो? क्या CO सर CO CO बनेगा? बनेगा। हाँ, और अगर उससे कम करोगे तो पक्का बनेगा CO2। CO2। तो आज के बाद ये बचपना नहीं करना तुम लोग कि सर कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बन गया। बोलोगे टेम्परेचर दो हमको, टेम्परेचर अगर दोगे तो उसके बाद आप बताओगे अच्छा ये C+O2 क्या मिलेगा, हमारा CO बनेगा या CO2 बनेगा। अभी रुकिए, हमने ये बोला है फॉर रिएक्शन 3, फॉर रिएक्शन 3 बोले तो यहाँ पे आ जाओ। ये CO+O2 से CO2 वाली जो रिएक्शन है, इसमें 1 मोल इसका कंज्यूम हो रहा है, 2 मोल CO2 बन रहा है, गैस बन रही है ज्यादा। लेकिन सॉरी CO भी तो गैस है, तो 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, 2 मोल बन रहा है। अबे नहीं समझ रहा हो? इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू, हेलो, यस नंबर सर। ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 0 है। इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, और इस वाले केस में डेल्टा Ng की वैल्यू नंबर ऑफ नेगेटिव। गैसियस मोल्स ऑफ Negative. प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली 3 हमें ग्राफ मिलेंगे, तीनों का नेचर अलग अलग होगा। जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है वो तो आ गया हॉरिजॉन्टल ग्राफ, जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे दोस्त वो पक्का फेवरेबल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब उसका डेल्टा G नेगेटिव साइड में जाएगा।
और जिसमें डेल्टा Ng नेगेटिव है, इसका मतलब वो तो कन्वेंशनल नॉर्मल अप्रोच फॉलो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी। तो इसके बेसिस पे हमने 3 ग्राफ बनाए हैं, उन तीनों ग्राफ का जो जॉइंट है वो जॉइंट एक्चुअली में क्या 710 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है भैया? हेलो, यस सर। Yes, sir. आपको फाइनली यही याद रखना है, इन तीनों ग्राफ का। अब एक काम करिए, अपनी कॉपी में इन तीनों ग्राफ को अलग से बना लो। इसको एक -600 के आसपास कर देना, एक -400, एक -200। अब एक ऐसे बना लो कि डेल्टा जी नॉट वाई एक्सिस बना लेना है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे ऐसे ही टेंटेटिवली बनाना है -400 पे ये ग्राफ और -200 पे ऊपर, -600 पे नीचे, ऐसे ऐसे क्रॉस करके तीनों का बना लो। और ये जिन तीनों का मिड पॉइंट आएगा उसको 710 डिग्री सेंटीग्रेड बना लो, अपनी कॉपी में अलग से ड्रॉ करो। और ये -600 नीचे, और एकदम जो वाई एक्सिस पे जो कट है उनकी बात कर रहे हैं, -200 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे -400 और यहाँ पे -600 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो भैया? डेल्टा Yes, जी sir. नॉट की वैल्यू है ये, किलो जूल पर मोल करके लिखी हुई है। इसको अलग से बनाओ, क्या पता पूछ ले वो। अब बताते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन आईआईटी में बड़े सिंपल से आते हैं। वो ग्राफ दे देते हैं, पूछते हैं बताओ कौन सा रिएक्शन फेवरेबल है कौन सा नहीं है, बस। और कुछ नहीं, ड्रामा वामा कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है भैया? ये बना लोगे इसको? और इन रिएक्शंस पे लिख भी लेना कि ये वाली रिएक्शन है C+O2 से CO2, और एक नीचे वाली रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शंस बना लोगे जो बनाई हुई हैं दोस्त? यस सर, बना लो। Yes, sir. हाँ तो Yes, बना लोगे sir. तो एक काम करो, पहले ड्रॉ ही कर लो ना, तो हम आगे बढ़े। फिर ये ग्रीन वाली रिएक्शन ग्रीन साइड से बना दिया हमने, और एक क्या बनाया था, ब्लू वाला ब्लू से बना दिया हमने, वही रिएक्शन है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर लेना, और रेड वाला रेड से बना दिया, ऐसे नीचे की तरफ आया है। रिएक्शन जरूर लिख लेना, इन सब का मिड पॉइंट 710 डिग्री सेंटीग्रेड है। 710 के बियॉन्ड अगर आप निकल जाओगे तो कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके CO बनाते हैं, ना कि CO2 बनाते हैं। और अगर 710 के नीचे रहोगे तो कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएगा दोस्त? क्या समझ में आ रहा है? अब एनालिटिकली टेक्निकली समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है ये? यस सर। Yes, sir. हाँ तो यही होता है। अब सुनो, इसका यूज देखो, यूज। ये क्लियर हो गया भैया? क्लियर हो गया? यस। अच्छा चलिए, एक ग्राफ इसे, अब ग्राफ में आ जाओ। इसी ग्राफ में देखो जो येलो पेन से बना रहे हैं, जिंक वाला। पहले जिंक का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर हल्की सी टिल्ट हुई है ये लाइन, फिर थोड़ी ज्यादा टिल्ट हो गई है। तो उसने जो डॉट बनाए हैं बीच में, होल्स टाइप से बनाए हैं, उसमें लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक। पहली बार जब ग्राफ टिल्ट हुआ था तो बोला है वहां पे मेल्ट कर गया था। दूसरी बार जब ग्राफ का स्लोप चेंज हुआ है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बनाया, तो वहां पे जिंक बॉयल कर गया होगा। लिखा है ना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक। समझ में आ रहा है? शार्प एजेस यस जहाँ पे सर। बन रही है। ठीक है दोस्त, अब बाकी हम कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहे हैं। ठीक दोस्त, चलें आगे? हो गया भैया ये? यस सर। कॉपी कर चुके हो? चलो then, ठीक है ठीक है। अब चलिए देखिए, अच्छा आयरन की मेटलर्जी में कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है? जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है? क्या तुम सबसे पहले हेमेटाइट ओर जो लेते हो Fe2O3, उसमें कौन रिएक्शन करता है? क्या वो CO होता है या CO2 होता है या क्या होता है, या कार्बन होता है? CO होता कार्बन है। मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन एक्चुअली में मेटलर्जी के टाइम आप कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं ऐड करते हो। कोक डालते हैं सर, वो नीचे कोक जाके डालते हो। CO बन जाता है। हाँ तो कोक डालते हैं नीचे हम लोग ऊपर से, और कोक जाता है जब नीचे, हॉट एयर ब्लो करते हैं ना उसमें, हॉट एयर ब्लो करते हैं जब, तो हॉट एयर जहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन होता है उसके जस्ट ऊपर हॉट एयर ब्लो करने के लिए ट्यूयर्स होते हैं, और वहां से हॉट एयर डाली जाती है। तो एक्चुअली में हॉट एयर बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। तो एक्चुअली में वो वही 710 डिग्री सेंटीग्रेड, करीब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है वो। अगर ब्लास्ट फर्नेस का आपने स्ट्रक्चर याद है तो कुछ देखे हो बेटा, तो वहां पे यस सर। CO बनता है। Yes, sir. तो इन मेटलर्जी ऑफ आयरन एक्चुअली में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO बनाते हैं, CO2 नहीं बनाते और ना ही कार्बन। तो इन मेटलर्जी ऑफ आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड बिहेव्स लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो जब Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करता है तो धीरे धीरे रिड्यूस करता है। पहले उसको रिड्यूस करेगा किसमें? Fe3O4 में थोड़ा सा रिड्यूस किया। कोई बोले ये बना क्या है? अच्छा साथ में क्या बन जाएगा? साथ में बन जाएगा CO2। फिर कोई बोले ये जो Fe2O3 है, ये सॉरी Fe3O4,
ये फर्दर CO से रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा, रिड्यूस होगा। फर्दर रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा? ये बन जाएगा FeO में और प्लस CO2। फिर कोई बोले FeO फर्दर क्या करेगा? ये और रिड्यूस होगा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट हर केस में CO ही रहेगा, CO ही रहेगा और बना देगा Fe प्लस CO2। इस प्रोसेस से जो Fe मिलता है, खैर वो पिग आयरन। पिग पिग आयरन। आयरन Pig होता है, iron. पिग आयरन होता है, ये पिग आयरन है। लेकिन आपको क्या समझ में आया एलिंगम डायग्राम में कहाँ पे यूज हुआ है? इस Fe2O3 का, इस Fe2O3 को ऊपर वाले को हम लोग, सॉरी Fe3O4 को ये भी लिखते हैं FeO डॉट Fe2O3, ये भी लिखा जाता है। बोलोगे ये क्या है सर? एक्चुअली में बात ये है कि Fe2O3 का पार्शियल रिडक्शन होता है। तो मान लो 1 मोल, सपोज करो 2 मोल Fe2O3 लिया है आपने, 2 मोल Fe2O3, तो Fe2O3 का 2 मोल लिया हो तो पहले 1 मोल रिड्यूस हो जाएगा, तो 1 मोल रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा? FeO, और 1 मोल Fe2O3 बचा रहेगा ना, तो FeO डॉट Fe2O3 ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। इसमें से FeO जो होता है, FeO वो एक्चुअली में प्योर बेसिक होता है, प्योर बेसिक नेचर, और जो एक्चुअली Fe2O3 है वो स्लाइटली एम्फोटेरिक होता है, स्लाइटली एम्फोटेरिक, है ना भैया? Fe2O3 जो है वो स्लाइट एम्फोटेरिक होता है, मतलब थोड़ा सा एसिडिक भी होता है, स्लाइट एम्फोटेरिक, और इस एम्फोटेरिक बिहेवियर की वजह से ये दोनों कंबाइन करके Fe3O4 बना देते हैं। समझ रहे हो भैया पार्शियल रिडक्शन कैसे हो रहा है? 3 स्टेप में आपने Yes, रिडक्शन sir. देखा होगा आयरन की मेटलर्जी में। हाँ दोस्त, तो इसको भी कहीं पे आप लिखते रहना कि आयरन की मेटलर्जी में ये 3 स्टेप में रिडक्शन होता है। Fe2O3 प्लस CO होता है तो बना देता है Fe3O4 प्लस CO2, और Fe3O4 प्लस CO मिलके FeO प्लस CO2 बना देता है, और ऐसे ही पिग आयरन और CO2 ये जो भी है बनता चला जाएगा। लेकिन आयरन की मेटलर्जी में कॉन्सेप्ट यही है कि CO बिहेव्स लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, CO2 नहीं बिहेव करता और ना ही कार्बन बिहेव करता है। कार्बन ऑल्दो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में टॉप में कप एंड कोन अरेंजमेंट के थ्रू चार्ज के साथ मिलाते हैं, हेमेटाइट प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन ऐड किया जाता है। कुछ याद है बेटा? Yes, sir. Yes. हाँ Yes, sir. हाँ, तो ठीक है दोस्त, आपने ये देख लिया, तो यहाँ से समझ में आ गया, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया। ये एलिंगम डायग्राम वाला इतना क्लियर हुआ दोस्त? आगे चलें अब, बताएं? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, सिंपल सिंपल चीजें, पहले पैराग्राफ हम 4 कराते हैं आपको। पैराग्राफ कौन सा करा देंगे? 3 करा देते हैं। कॉम्प्रहेंशन 3, कॉम्प्रहेंशन 3 देखो दोस्त, इजी इजी है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे। देखो कॉम्प्रहेंशन 3 लिखा हुआ है, एलिंगम डायग्राम फॉर जिंक, मैग्नीशियम एंड कार्बन कन्वर्टेड इनटू करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड इज शोन बिलो, ये लिखा हुआ है एलिंगम डायग्राम। और बोला इसमें इस डायग्राम को देख के आप ये बताओ, इस डायग्राम को देख के डेल्टा जी नॉट वाई एक्सिस पे लिखा है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिखा है। बोला एट व्हाट टेम्परेचर जिंक एंड कार्बन हैव इक्वल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। So 1000 degrees centigrade. Boiling point 1000 degree. 1000. तो भैया दोनों की इक्वल एफिनिटी अप्रोक्सीमेटली ऐसे, मतलब दोनों का डेल्टा जी नॉट एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है -400 के आसपास, तो ये जहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों इक्वल एफिनिटी वहीं पे आएगी, नहीं तो बाकियों के अलावा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अलग हो रही है। और Yes, ये अगर sir. आप नीचे मैच करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1000 पे ही आ रहा है, बाकी कोई आंसर उसके आसपास भी नहीं है। भाई कोई बोलता है कि 1001 है तो ठीक है, प्लस माइनस 5-10 कर सकते हैं, लेकिन वो सीधे 1000 दिया है, 1500 दिया है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, इजी है दोस्त? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वाला देखिए दोस्त, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, इजी इजी है दोस्त। अगला वाला देखिए, क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऊपर आते हैं। लिखा है टू मेक फॉलोइंग, देखिए अरे हट, टू मेक फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। कौन सा रिडक्शन प्रोसेस? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से जिंक प्लस CO, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड में कार्बन डाल दो तो जिंक और CO बनना चाहिए, तो जिंक ऑक्साइड Greater में than So 1100. greater than 1100. Greater than 1100. ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सर सर लेकिन वो ऑप्शन ऑप्शन में दिया तो ही नहीं है ना, 1100 Options में लिखा नहीं है हुआ सर है। 1100 लेना पड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं दोस्त, हम मतलब बताने तो दो, ठीक है तुम लोग एकदम सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। 1000 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन साला कोई ऑप्शन ऐसा ही नहीं, या तो 1000 लोगे तो 1000 पे तो गड़बड़ हो गया, 500 से कम तो मतलब ब्लंडर है वो, तो 1000 से कम तो बनता ही नहीं,
तो ऑब्वियसली 1000 से ज्यादा आएगा, या 1000 से ज्यादा का मतलब ग्रेटर देन 1100 भी तो कर सकते हो, समझ रहे हो Yes, भैया? यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, तो ये रिएक्शन हमको समझ में आ गई, दूसरी वाली भी आंसर आ गया। ग्राफ देख के कुछ ज्यादा डिफिकल्टी थोड़ी है इसमें, एलिंगम से आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्त, लिखा है एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, ऊपर चल के दिखाते हैं ना। मैक्सिमम एक्सटेंट, इसका मतलब हो सकता है रिएक्शन एक से ज्यादा हो रही हो, लेकिन उन्होंने बोला है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम एक्सटेंट कौन होगी। तो भैया मैक्सिमम एक्सटेंट देखो, रिएक्शन बी वाली तो होनी ही है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 देख के नहीं नहीं समझ में आ रहा है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर, Yes, बट sir. इससे Yes, ज्यादा sir. सर सर, डी इससे वाली ज्यादा- स्पॉन्टेनियस ज्यादा होगी। डी वाली हाँ होगी। नहीं नहीं, हम एक बात बता रहे हैं कि बी तो होनी ही है, लेकिन उसके बाद और देख लो, क्या ऊपर ग्राफ अगर जाओगे तो मैग्नीशियम वाला अगर आप देखोगे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ कहीं आएगा, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्राफ आएगा। तो इस 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग देखते हैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप लोग जिंक ऑक्साइड में मैग्नीशियम डालोगे, जिंक ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, तो इसके होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जिंक ऑक्साइड में कार्बन डालोगे तो इसके होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। देखो होंगी तो दोनों, होंगी तो यही दोनों होंगी ना, बाकी कुछ होंगी थोड़ी, होंगी कि नहीं होगी, फेवरेबल यस होंगी वे, सर। Yes, यस sir. सर। ये भी होगी ये भी होगी, लेकिन जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव आएगा वो ज्यादा होगी। तो एक का डेल्टा जी यहाँ -400 के आसपास आएगा, और सॉरी एक का डेल्टा जी ऐसे आएगा, एक का डेल्टा जी ऐसे आएगा। अब क्या तुम समझ पा रहे हो रेड वाली लाइन किसको कहाँ पे कट कर रही है? यस सर। यस सर। तो ये -800 के आसपास वाला ज्यादा फेवरेबल है ना, और -800 के आसपास वाला मतलब ये जिंक ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम वाली बात कर रहा है। समझे दोस्त? तो हेलो, नहीं Yes, समझ में आ रहा है क्या भैया? यस सर, समझ Yes, आ sir. रहा है। समझ रहा है सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रिसाइजली लास्ट वाली को ज्यादा प्रिसाइज कहेंगे, ठीक है, वही आंसर होगा, मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है दोस्त, ये पैराग्राफ खत्म, आगे चलें? यस सर। सर Yes, Yes, sir. sir. आओ इधर आओ, पैराग्राफ 4 देखो, पैसेज 4 लिखा है एलिंगम डायग्राम फॉर अ नंबर ऑफ मेटालिक सल्फाइड। बहुत सारे मेटालिक सल्फाइड, तुम बोलोगे सर ऑक्साइड के लिए, अरे ऑक्साइड सल्फाइड क्लोराइड किसी के लिए भी हो सकता है। तो ठीक है, मान लो सल्फाइड लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ मेटालिक सल्फाइड इज शोन बिलो। काफी सल्फाइड आपको गिवन है, और इनमें आपको दिया हुआ है दोस्त कि इनमें हमें बताओ। लिखा लिंगम डायग्राम फॉर अ नंबर ऑफ मेटालिक सल्फाइड इज शोन बिलो। अब इसमें है कि ठीक है, अब देखिए ऊपर डेल्टा जी लिखा है और नीचे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिखा है। तो दोस्त एक बात बताओ, अच्छा चलिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द सल्फाइड इज मोस्ट स्पॉन्टेनियस, विच ऑफ द सल्फाइड इज मोस्ट स्पॉन्टेनियस। बताओ दोस्त, कौन सा सल्फाइड ज्यादा स्पॉन्टेनियस है? सर पीबीएस। पीबीएस होगा। यस PBS. भैया मोस्ट स्पॉन्टेनियस पीबीएस ही होगा, सर वो तो हमेशा Yes, sir. PBS. नहीं वे। अरे डेल्टा जी इसका देख रहे हो कितना नेगेटिव है, नेगेटिव Yes, नेगेटिव sir. नेगेटिव, इसका डेल्टा जी इवन हर टेम्परेचर पे ही ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव है। सबसे नेगेटिव है सर। यस नहीं समझ रहे हो भैया? और Yes, sir. स्पेशली जब स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है, कोई भी बोले सर इसने टेम्परेचर नहीं दिया है, तो जब भी ऐसा कुछ हुआ करे तो हम लोग रूम टेम्परेचर मान लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ हुआ करेगा जहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं दिया है, तो आप क्या मानोगे, क्या रूम भाई स्पॉन्टेनिटी की बात क्या करते हैं? स्पॉन्टेनियस हम लोग बोलते हैं ना कि भाई चाय का ठंडा होना स्पॉन्टेनियस होता है, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पॉन्टेनियस होता है, जो हम लोग देख रहे हैं। कोई बोले सर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टेम्परेचर नहीं दिया है, तो मोस्ट स्पॉन्टेनियस रादर स्पॉन्टेनिटी जो ऑब्जर्व करोगे, जब कुछ नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर पे तो ऑब्जर्व करोगे। तो रूम टेम्परेचर का मतलब बहुत कम टेम्परेचर, और बहुत कम टेम्परेचर पे साफ साफ, क्या तुमको समझ में आ रहा है एकदम रेड वाले पॉइंट के अलावा यहाँ आसपास, इसका डेल्टा जी सबसे नेगेटिव आएगा, पीबीएस यस वाला। सर। यस Yes, sir. Sir. बहुत बढ़िया दोस्त। अच्छा दूसरा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, विच सल्फाइड अकर्स टू मिनिमम एक्सटेंट इन नेचर। नेचर में, नेचर मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, प्रकृति जिसे बोलते हो, जो हम लोग जानते हैं, नेचर में सबसे कम मिनिमम में कौन होगा इसके ग्राफ के सर Yes, मतलब अकॉर्डिंग। CS2. फिर से Yes. ये टेम्परेचर
रूम फिर रूम टेम्परेचर टेम्परेचर की रखे। बात करोगे, रूम टेम्परेचर जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं, नेचर का मतलब नेचर जो हम लोग देखते हैं, दुनिया में थोड़ी कोई 500 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी पे रहता है, अर्थ के कोर में थोड़ी घुस गए हो। तो ये लिखा है कि सल्फाइड अकर्स इन मिनिमम एक्सटेंट इन नेचर। तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो जिसका डेल्टा जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो, क्या वो CS2 वाला आएगा? CS2 Yes, है sir. सर। Yes, sir. तो ग्राफ के अकॉर्डिंग CS2 इसका आंसर आएगा, है ना दोस्त? थर्ड वाला यस देखो, सर। थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाई H2 एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर H2, PBS। बहुत प्यारा। PBS और ही बताओ, यस सर सबको PBS। समझ में आ रहा है PBS? सबको समझ में आ रहा है अभी PBS? यस सर। Yes, sir. कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल, मेटल के फॉर्म में नहीं रिड्यूस कर सकते H2 से। H2 से अगर कराओगे तो क्या कहना क्या चाह रहा है? H2 से सर कराने का मतलब मतलब H2, H2S बनने की स्पॉन्टेनिटी हाँ कम होगी उस मेटल हाँ, सल्फाइड के ये कंपैरिजन। ये देखो, येलो से हमने बना दिया H2 प्लस S से H2S बनने वाली जो रिएक्शन है, और नीचे वाली PB वाली रिएक्शन है। तो भैया ये तो कभी नहीं होगा, नीचे वाला जो ब्लू पेन से बनाया हुआ है ये कभी H2 से रिएक्शन ही नहीं करेगा। अगर रिएक्शन करेगा तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको येलो वाली लाइन से जाके मैच करना पड़ेगा। तो ये तो डेल्टा जी बढ़ने वाली बात हो गई ना, तो रिड्यूस होगा ही नहीं। सबको समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, हेलो, यस सर। Yes, sir. बहुत प्यारा दोस्त। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये दो पैराग्राफ। आओ दोस्त इस पे आ जाओ। एक पैराग्राफ है खूब बड़ा सा लिखा है, थियरी लिखी हुई है पैसेज 2। सुनो तो, पैसेज 2 की थियरी पढ़ लो भैया, फिर आगे बात करते हैं। और जो थियरी है लिखी हुई है ना, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो एकदम नई है, जो अभी इतनी देर से हम बोल नहीं रहे थे शुरू में, शुरुआत के 5-10 मिनट में वही सब लिखा हुआ है। लेकिन उसको पढ़ लो तो अच्छा लगेगा। पैराग्राफ हमेशा पढ़ना चाहिए, हो सकता है वो सीन पैराग्राफ हो पहले का, तो एक तरह से ये सीन और नोन पैराग्राफ ही है तुम्हारे लिए, क्योंकि हमने इतनी बातें तुम लोगों को बताई हुई हैं, वही है इसमें लिखी है। देखिए पैसेज 2, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी जरूरत बहुत कम ही पड़ेगी, फिर भी पढ़िए। लिखा है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, कोई नई बात थोड़ी बता रहा है साला ये। लिखा डेल्टा H इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा S इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन। कंसिडर द रिएक्शन सच एज फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, ये कंसिडर कर लो जिसमें मेटल सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगा, मेटल ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में होगा। अभी तक कोई नई बात नहीं बताई इसने। फिर लिखा हुआ है इसमें dioxygen is used up in the course of this reaction. Gases have a more random structure या less ordered होते हैं than हाँ less ordered होते हैं, ordered थोड़ी होते हैं gases than liquids and solids। मतलब कुल मिला के gases की entropy ज्यादा कहना चाह रहा है liquid और solid से। Consequently gases have higher entropy than liquids and solids। तो ये भी जानते हो। लिखा है इन दिस रिएक्शन S मतलब एंट्रोपी या रैंडमनेस है, डिक्रीजेस, हेंस डेल्टा S इज नेगेटिव। जब भी कॉम्बिनेशन होगा मेटल सॉलिड से किसी गैस का, नॉर्मली तो ये डिक्रीज ही होती है ना एंट्रोपी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की रैंडमनेस सीज हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई। 10 इफ टेम्परेचर इज रेज्ड देन T डेल्टा S बिकम मोर नेगेटिव। कुल मिला के ये सोचो, अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो गई और तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो हमने पहले ही पेज पे बताया था कि वो कॉम्बिनेशन जो हुआ है ना मेटल का ऑक्सीजन के साथ, वो कॉम्बिनेशन लूज होने लगेगा, वो कॉम्बिनेशन टूटने लगेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। यही तो आपको बताया हुआ भैया, यस बताओ। sir. हाँ तो बस फाइनली ये देख लो, 1 मोल के लिए ये ग्राफ जो दिया है वही थ्योरी लिखी हुई है। इसने दिया है चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, और एक्स एक्सिस पे लिखा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है ये, वाई एक्सिस पे डेल्टा जी नॉट गिवन है। वही ग्राफ है कैल्शियम के लिए नीचे, मैग्नीशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, टाइटेनियम, क्रोमियम जो बहुत पहले बता चुके हैं, कार्बन के लिए दिया है, आयरन के लिए दिया है, निकल के लिए। Hg और Ag ये तो सबसे ऊपर लिखे जाते हैं, क्योंकि इनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं टूट जाते हैं ना जल्दी से। भाई यही दो मेटल ऑक्साइड हैं जो ब्रेक हो जाते हैं। बाकी किसी भी मेटल सर। ऑक्साइड, बाकी दोस्त बहुत बढ़िया, किसी भी मेटल ऑक्साइड को हीट करोगे तो मेल्ट कर जाएगा। अब देखो इनका यूज करते हैं, यूज देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ आके अभी बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लो, भर लो, क्योंकि एक ही पेज पे वो क्वेश्चन आ नहीं सकता ना।
लिखा है फॉर द कन्वर्जन ऑफ कैल्शियम सॉलिड टू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कैल्शियम सॉलिड से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा टी। कौन सा है, जरा इनकी वैल्यूज याद रखना। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे देखो शार्प एजेस की बात की गई है। बाकी क्या है नीचे, ए और डी, सुनो बे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, ए और डी वाले में तो कहीं पे शार्प एजेस की बात ही नहीं की गई है। क्या समझ में आ रहा है भैया? यस यस सर। सर। यस सर। तो इसका मतलब वो साले तो गलत है। ए और डी में जब शार्प एजेस की बात नहीं की गई वो तो गलत है। क्यों दोस्त? क्योंकि ऊपर वाले में देखोगे तो कैल्शियम कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहा है, और वो मेल्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1800 मान सकते हैं उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है यस भाई, सर। अप टू द स्केल नहीं है, लेकिन मान सकते हैं इसको कि 1800 ही होगा, ऐसे मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है। ए और डी तो बेकार हो गए, बचा बी और सी। सी होगा। अब तो सुनो इससे दोस्त, ही होगा क्योंकि ज्यादा नेगेटिव दिख रही है होगा वहाँ। सर, हाँ ये वही है। माइनस 1300 एक में है, एक में माइनस 1100, तो एक काम करो ऊपर आ जाओ 1200 से नीचे है तो माइनस भैया। 1300 ही हो हाँ, सकता है। 1200 से तो नीचे ही है पक्का, तो 1200 से नीचे का मतलब है वो 1300 ही होगा। तो ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी आएगा दोस्त। सबको समझ में आ रहा यस है भैया? सर। यस सर। Yes, sir. यस। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एच जी एंड एम जी। एच जी और एम जी का फ्री एनर्जी चेंज बोला है। एच जी है सबसे ऊपर जो हुआ करता था, जो साला अपना ऑक्साइड बना के तुरंत ही टूट जाता था अगर हीट कर दो तो। और एम जी का बोला है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड स्लोप, इन दोनों का पूछा है, हैज बीन चेंज्ड अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन मेटल बिकॉज। बोला है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट मेटल के बाद बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आगे बढ़ता है वो उनका वो चेंज हो जाता है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन बताओ। ऊपर देखो ना देखो, बात तो सर बराबर है। मेल्ट हो जाता है तो मेटल की एंट्रोपी एंट्रोपी बढ़ती है बढ़ जाती है। लिक्विड एंट्रोपी सर बढ़ की वजह जाती से। है। ध्यान से पढ़ लो, 1 मिनट हम बता रहे हैं। वेपर्स। देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है, फ्री एनर्जी चेंज एच जी और एम जी का, उसने बोला है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड में, और वो चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन मेटल पे बिकॉज। तो मेटल की एंट्रोपी बढ़ती है या डिक्रीज होती है? ऑब्वियसली ए पार्ट होगा इसका आंसर। Yes, हेलो sir. यस सर। भैया, ऑब्वियसली एंट्रोपी डिक्रीज तो होगी नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन सीज हो रहा है, रुक रहा है। तो मैं एक तरह से एंट्रोपी इंक्रीज होगी दोस्त मेल्टिंग की वजह से। यस। कोई डाउट? कोई कुछ कह रहा है? क्या कह रहे हो? कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट, कोई बात। नो सर। थर्ड वाला बताओ, लिखा है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द ऑक्साइड अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सर चार एच जी। HG सर होगा। एच जी। भैया एच जी ही होता है और ए जी होता है। अगर लिखा होता तो मान सकते थे कि भाई यही दो होते हैं जो टूट के अपने पेरेंट नेटिव मेटल्स में आ जाते हैं, बाकी तो होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। और फोर्थ वाला देखिए, एज पर लिंगम डायग्राम द ऑक्साइड विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू। ध्यान से पढ़ो इसको, थोड़ा सा अप टू द स्केल ग्राफ नहीं है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। वैसे देख के एक आध चीजें और बता सकते हो कि एल्यूमिनियम तो Fe2O3 को रिड्यूस करता है, अभी यही तो थर्माइट वेल्डिंग होती है, नहीं होती? यस यस सर। सर। तो क्वेश्चन 1 में जो पूछा है, क्वेश्चन 1 में सुनो, क्वेश्चन 1 को रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। उसने ये बोला है कि सर हमें लग रहा है कि एल्यूमिनियम रिएक्शन कर रहा है Fe2O3 के साथ और रिएक्शन हो जा रही है। तो हम बोल रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, ये रिएक्शन हो जा रही है। ऑप्शन ए में ही बोल रहे हैं अभी, ऑप्शन ए में ये बोला है हो रही है, तो हमने भी मान लिया हो रही है। ऑप्शन ए में ही बोला है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि सर एल्यूमिनियम जब MgO के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जो Al2O3 और Mg है ये नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन बोल रहा है। बताओ ये दोनों ट्रू बोल रहा है? 1500 डिग्री सर सेंटीग्रेड पे 1500 नहीं पे सर, दोनों 1500 पे दोनों वो हो कर रही है रहे हैं, सर। काट रहे हैं, तो दोनों ही मतलब हाँ, स्पॉन्टेनियस तो हो जाएंगे इक्वल। इसके लिए क्या होगा, 1500 डिग्री 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बोलना चाहता है कि क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकता है, क्या एल्यूमिनियम Fe2O3 को रिड्यूस कर सकता है?
तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओ। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा तिरछा हो गया, ऐसा लग रहा है तिरछा हो गया। फिर भी एक आइडिया ले लो आप, क्या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे Fe2O3, Fe तो पक्का ऊपर ही आएगा कहीं पे ऊपर, उसमें एल्यूमिनियम डालोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करोगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे यहीं कहीं आएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये थोड़ा गड़बड़ है दोस्त, तुम लोग जो बता रहे हो। वैसे ये अगर अप टू द स्केल नहीं है ये, तब भी हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हो इसमें। आप लोग जो बता रहे हो ना भैया, हम एक काम करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको एक लाइन हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। ऐसे कहाँ जाएगा ये? सर वो जहाँ ऐसे इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे जा रहा है मेरे हिसाब से। यस सर। हाँ Yes, ठीक है, sir. वो अप टू द स्केल तो नहीं है। चलो ऐसे बना, क्या करें, ग्राफ नहीं बना, चलो फिर भी एक हमने एक लाइन ऐसे बना दिया। तो पहला स्टेटमेंट इस ग्राफ को देख के कि एल्यूमिनियम Fe2O3 को रिड्यूस कर दे रहा है, बिल्कुल रिड्यूस कर दे रहा है, ये रिएक्शन हो जा रही है, क्योंकि Fe2O3 ऊपर आएगा एकदम कहीं पे ऊपर, और ऊपर से फिर वो आराम से एल्यूमिनियम वाले पे लाइन पे आना एकदम लॉजिकल है। लेकिन फिर बोला है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ये रिएक्शन नहीं हो रही, ये रिएक्शन हो रही है। तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम डालोगे तो मैग्नीशियम बन जाएगा इस टेम्परेचर पे, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यार ये ग्राफ में ना एक्चुअली ग्राफ थोड़ा सा मतलब ना वो स्केल फंस गई यार, क्योंकि इस ग्राफ में अगर कायदे में बनाओगे तो मेरे ख्याल से ये एकदम जस्ट ठीक इसी पे कट करते हुए ही जा रहा है ये Yes, sir. यस सर। 1500 पे। तो एक काम करते हैं दोस्त, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ फंस जा रहा है मामला। अच्छा, अगर कट भी कर रहा है तो रिएक्शन एक तरह से नहीं होगी या स्टॉप होगी या रिवर्सिबल होगी, मतलब एक तरह से ट्रू मान सकते हैं ना इसको। अरे ट्रू मान सकते हो कि Yes. नहीं मान सकते? और ऑप्शंस पढ़ लो, अरे और ऑप्शंस पढ़ लो भैया। दूसरा वाला देखो, बोला Fe रिड्यूसेस Al2O3, ये तो पागलपन है, ऐसे कैसे होगा? समझ रहे हो, सेकंड वाला गलत हो गया, यस सर। Yes. यस सर। थोड़ी Al2O3 को रिड्यूस करता है। थर्ड वाला लिखा है कि एल्यूमिनियम रिड्यूसेस Fe2O3, इतना तो ट्रू है, बट whereas magnesium oxide cannot be reduced by calcium at 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने बोला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम से रिएक्शन कराओ, क्या ये होगी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे? ये बोल रहा है क्वेश्चन के यस सर अकॉर्डिंग हो सी पार्ट में जाएगी, नहीं होगी। सर होगी। तो हो जाएगी। 15 हो जाएगी, ये जाएगी तो सर। ट्रू है। तो उसने बोला नहीं होगी, तो सी ऑप्शन गलत हो गया ना, सी ऑप्शन गलत है। यस सर मुझे डी सही लग रहा है। अब आप तुम्हारा बचा ए और डी, सुन लो दोस्त, बी और सी तो गलत हो गए, ये सबको समझ में आ रहा है दोस्त? बी एंड सी, कोई प्रॉब्लम इसमें कि गलत है बी और सी? आंसर ए या डी में से है कोई? यस सर। ए में अप टू द स्केल की बात की गई है, अप टू द स्केल ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डी वाला पढ़ लेते हैं, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस बोथ। अरे यार ये फंस गया भाई। सर वो उसी कंट्रोवर्शियल है पे आ सर। गया वो। नहीं नहीं, वो ग्राफ एक्चुअली क्या है ना, एकदम वो दोनों उसी पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो हम कैसे कह दें? सर क्या ऐसा कह दिया कह जाए? सकते हैं कि उस पॉइंट पे MgO भी बन सकता है और Al2O3 बनने की भी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है मतलब। तो क्या कैन नॉट रिड्यूस कहोगे या तो रिड्यूस सर कर करोगे? सकता है मतलब, क्योंकि Yes, वहां सर sir. अगर पे पहले वैसा तो होगा तो केवल फिर सिर्फ MgO डी ही बन वाला ट्रू सकता हो था, जाएगा, ए बट वाला वहां तक गलत हो आते जाएगा। आते Al2O3 की भी पॉसिबिलिटी बन गई है बनने की। तो हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा देखो, Al2O3 की हार्डनेस ज्यादा होती है। सुनो दोस्त, ये रिएक्शन ऐसे करेंगे कि अगर जब ये बीच में फंस गया, सुन लो दोस्त, इसका आंसर कैसे बता रहे हैं, किसके बेसिस पे। एक्चुअली में जो सेकंड रिएक्शन की आपने बात बोली है, ये रिएक्शन अगर मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करें कि भाई ये पॉइंट पे, तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी दोस्त, इसलिए होगी क्योंकि MgO से ज्यादा अच्छा सॉलिड बन रहा है, उससे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है Al2O3 की। एक फैक्टर ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, अगर डेल्टा जी वाला फैक्टर नहीं आप कंसिडर कर रहे हो तो जैसे थर्माइट वेल्डिंग में जब हम लोग आयरन की रिएक्शन कराते हैं, Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराते हैं,
तो हीट भी निकलती है। थर्माइट वेल्डिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो उस हिसाब से इसमें भी हीट ज्यादा निकलेगी, और हीट ज्यादा निकलेगी तो ये रिएक्शन फेवरेबल होगी। डेल्टा एच नेगेटिव वाली जितनी रिएक्शंस होती हैं जनरली वो बहुत ज्यादा फेवरेबल होती हैं। तो ये दोनों ही रिएक्शन होगी, तो एक का अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी आएगा। ठीक है दोस्त, दोनों ही होगा इसमें, ए भी नहीं यस होगा। सर। हाँ दोस्त, आप बताओ, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है दोस्त, तो ये एलिंगम डायग्राम के बारे में हो गया। अब बाकी आप लोग जानते हो, इसको कर लेना। ठीक है भैया, अब आप लोग क्या कर रहे थे हमको पढ़ाने के लिए, क्या सर कह रहे थे? और स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं सर, इस मतलब आइसोमेरिज्म एज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म की बात की गई थी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को हम ब्लैंक पेजेस पे कराते हैं, नहीं पहले वहीं चल के नोट से दिखाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये हमने आपको हार्ड कॉपी दिया था, आप लोग के डिस्कशन नहीं हो पाया था, अभी समझ गए थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एलिंगम डायग्राम? इस पे यस रिलेटेड सर। अगर इस पे अगर एडवांस में क्वेश्चन आएगा, मेंस वाले में भी दे सकते हैं, तो जानते हो कैसे देते हैं? या तो ग्राफ देंगे तुमको, बोलेंगे ग्राफ है, ऐसे ऐसे कर लो और ऐसे ऐसे अपना हो जाएगा, और या तो उसके आगे कुछ और दे देंगे, वो जो भी होगा, मतलब ग्राफ दे दें, कुछ भी दे दें, कुछ थेरेटिकल पॉइंट्स दे दें, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो जितनी भी वैरायटीज हो सकती हैं उनके बारे में हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन रादर क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। अब आप एक काम करना, आप एलिंगम डायग्राम के क्वेश्चन खोजना, जहां तुम्हारा मन करे खोज डालना। अब अगर क्वेश्चन ना हो एलिंगम डायग्राम का तब हमको बताना। मतलब एक होता है ना कि भाई आपको लगेगा किस लेवल पे पढ़ाए हुए हैं, तो क्वेश्चन देखो, नहीं हो तो बताओ, और अगर हो जाए तो इसका मतलब तुमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो दोस्त ये एलिंगम डायग्राम हो गया। अरे कहाँ चला गया? अरे हेलो, तो बंद ही हो गया। हेलो हेलो, यस यस सर। Yes. खुल गया। चलो 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 दोस्त देखो, तो ये हो गया। अब अच्छा हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, जो आप लोगों ने हमको बताया। अच्छा कल सेंटर पे क्लास है ना, ये तुम लोग जो स्कूल इंटीग्रेटेड बैच है तुम्हारा, ये वाला तुम सभी डीपीएस वाले हो, तो ये बताओ आओगे कल तुम लोग क्लास में? क्योंकि उनको लिंगम थोड़ी पढ़ाएंगे हम सेंटर पे। सर अरे हम लोग का आओगे? तो Online स्कूल कर खुल लेंगे। रहा है। क्लास स्कूल वाली इवनिंग में तुम्हारी क्लास है? सुबह सर सुबह स्कूल में क्लास है। अबे सुबह नहीं, नहीं हमारी क्लास, अच्छा हाँ यार कल तो हमें Yes. स्कूल, अरे तुम लोग को उसमें भी कल आना है आना पढ़ाने, पड़ेगा सर, 1 डीपीएस बजे में तक जाना पड़ेगा क्लास है हमको। आपकी। हाँ तो 1 बजे तक वहां पे, फिर सेंटर वालों की भी क्लास है, तो सेंटर वाला बैच अटेंड करोगे? पूछ रहे हैं ऐसे ही, सर मतलब बताइए। ऑनलाइन कर लेंगे। ऑनलाइन ही करना है तुम ऑनलाइन लोग को, कर ऑफलाइन थोड़ी आओगे? हाँ सर कर लेंगे। हाँ Yes, सर sir, कर कर क्योंकि लेंगे। sir. दोस्त उसमें कुछ रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन में अब कराएंगे। अगर देखो जैसे उसमें एक सेकंड लॉ वाला पार्ट बचा हुआ है, और दूसरा बचा है यही यही जो तुम बोल रहे हो ना तुम लोग, ये क्या नाम है, ये वाली चीज, अरे यार स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यही लोग कह रहे हैं मेनली पढ़ाने के लिए। और भी टॉपिक्स बोले हैं लोगों ने रिवीजन में, तो अब क्या पढ़ाएंगे, वो जो भी होगा, दोनों तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। स्टीरियो हाँ आइसोमेरिज्म सर अभी शुरू, करेंगे सर, जैसे अभी तक तो कर ही रहे थे, अभी भी कर लेंगे। Yes. हमेशा ही करते हो भैया तुम लोग, तो उसमें भी कर लिया करो। डबल बेनिफिट यस स्कूल सर। इंटीग्रेटेड बैच का ये है कि तुम्हारे स्कूल में भी आके हम बता देंगे कुछ, वहाँ अलग से चलेगा। तो तुम लोग जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कह रहे हो, कल तुम्हारे हम आके स्कूल में इसको बताते हैं ना 2 घंटे की क्लास में। और यस सर। जो सेंटर वाली क्लास होगी उसमें थर्मो का रिवीजन कर लेना, और स्टीरियो का वहां पे रिवीजन कर लेना। ठीक है दोस्त? Yes. sir. यस सर। तो अभी आप लोग, अभी फिर ठीक है, अब आप लोग ब्रेक ले लो, क्योंकि स्टीरियो हो नहीं पाएगा। शुरू करेंगे अभी 10 मिनट में, एक आध बताएंगे फिर रुक जाएगा। तो बाकी आप लोग कल इवनिंग में क्लास करना। अब आप लोग ब्रेक ले लो, ठीक है भैया? सर हाँ दोस्त सर बताओ वो दोस्त। मैंने आपको सर वो प्रिंट आउट्स के लिए कहा था, तब कहते 1 पे 2 करा के दे कौन देंगे। सा वाला कह रहे हो? सर वो जो आपने प्रैक्टिस